चलो ये आसान था नहीं था इतनी ज्योग्राफी पढ़ने के बाद में। अब आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हो, भारत की तटीय सब संरचनाएं पढ़ चुके हो, कहाँ कहाँ संभावना है भारत के चैप्टर में। ये मैप ये देखे होंगे, बंदरगाह वगैरह भी देखे होंगे आपने। भारत का मैप और बंदरगाह और व्यापार की संभावनाएं, ये तो एनसीईआरटी में था ना कंटेंट आपके। ऐसे सोचने वाले क्वेश्चन आते हैं क्या क्या संभावनाएं हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इंट्रो के अंदर फैक्चुअल बनाओ भाई, भारत की तटरेखा के बारे में है। तो अब रिसेंटली डाटा क्या कह रहे हैं, रिसेंटली डाटा के हिसाब से आप भारत की देखोगे तटरेखा कितनी लंबी है। पहले 7500 किलोमीटर बोल रहे थे, अब ये लगभग 11-12 हजार किलोमीटर हो गई भारत की तटीय रेखा। जो नए डेटा है, जीआईएस के उपग्रह की जो डेटा है उसके हिसाब से हमने आइडिया लगाया, पता लगाया है टेक्नोलॉजी से कि भारत की तटीय रेखा द्वीपों, इनके द्वीपों की या मुख्य भूमि को मिला के लगभग 11-12 हजार किलोमीटर लंबी है। तो अब संभावना ही बहुत ज्यादा होगी, बंदरगाह होंगे, एनर्जी का वहाँ पे कुछ होगा, उत्पादन हम करेंगे, सागर से उत्पादन करेंगे, मत्स्य उत्पादन होगा, है ना, इंडस्ट्री लगेगी, पोर्ट लेड इंडस्ट्री आजकल चल रही है, भारतमाला सागरमाला आपने सुना है, ये ब्लू इकोनॉमी के बारे में आपने सुना है, रेयर अर्थ मटेरियल हम सागर से निकाल रहे हैं, कितनी मुद्दों के बारे में सुना है। अपना कौन सा मिशन है वो, डीप ओशन मिशन, हाँ उसकी बात करोगे तो ये सारे मुद्दे इसमें आएंगे। तो इंट्रो के अंदर तो फैक्चुअल बना लो कि हाँ भारत की ये तटीय रेखा ये है। अब कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संभावनाएं, भारत के दृष्टिकोण से बात करनी है, क्या क्या संभावनाएं हैं। तो इसको सबसे पहले तो मैप बना दो, 2 मैप बना दो चलो, है ना, आराम से 2 मैप बन जाएंगे। एक है ना भारत का मैप बनाया, और आप, मैं इसे फास्ट बनाता हूँ, आप लोग प्रॉपर मैप बनाया करो, ऐसे ऐसे मत बनाया करो। यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ लक्षद्वीप है। तो भारत की अब यहाँ गुजरात से कितने बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई जवाहर वो बंदरगाह बंदरगाह है, अपना गोवा वाला जो है मारमगांव बंदरगाह है, इधर कोची वाला बंदरगाह है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, हल्दिया है। कुछ मैप में लोकेशन ही दिखा सकते हैं। इधर अपन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विकसित कर रहे हैं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लिख दिया यहाँ पे, उसकी संभावनाएं हैं, ऐसे करके। और भारत से हम और भी संभावना पैदा कर लेंगे। यहाँ हमें बनाना होगा वर्ल्ड का मैप, ठीक है। मैप से बहुत फर्क पड़ता है, आपकी अप्रोच एग्जामिनर को पता चल जाती है। एग्जामिनर उतना पढ़ेगा नहीं आपके आंसर, मैप से आपको आंकलन कर लेगा कि आप में कितनी गहराई है। और ये मैंने मुख्य परीक्षा में किया, बहुत अच्छे नंबर आए इन चीजों से, बहुत ज्यादा नंबर आए। जैसे रिसेंट, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे जैसे एक ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना, उसके अंदर पेपर 2 जो है ना, पेपर 2 ऐसा ही होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा हमें ये काम करना पड़ता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर 2 जो होता था, वो विशेषकर उसके अंदर जैसे अपने जीएस 3 की इकोनॉमी है पूरी, है ना, और जीएस 1 की ज्योग्राफी है, और साथ में जीएस 2 है पॉलिटी, वो उसका उसका सिलेबस है। मतलब ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स क्यों आते थे, मैं ये बहुत ज्यादा करता था मतलब। और जीएस 1 में भी जैसे मैंने एक बार बताया कि मेरे 116 मार्क्स आ गए थे, है ना। बहुत उस साल बहुत अच्छी मेहनत कर रखी थी हर चीजों पे, है ना। जब आप युवा अवस्था में होते हैं ना, 22, 23, 25, 26 साल में बहुत अच्छी मेहनत करते हो, पूरी जोश के साथ, आपको उम्मीद होती है कि इस साल निकालेंगे एग्जाम, और नंबर भी आते हैं उस साल। जैसे मैं भी जैसे आपकी एज में था, तो उस साल मेंस लिखा था, कितने अच्छे नंबर आए थे मतलब। धीरे धीरे फिर एक जिम्मेदारियां बहुत होने लगती है, पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती है, नॉर्मल पढ़ाई करते हैं तो एफर्ट कम होते चले जाते हैं। तो इसका बहुत फर्क पड़ता है कि आप शुरू के 2, 3, 4, 5 साल अच्छे जो अटेम्प्ट लगा रहे हैं ना, बहुत ही एनर्जी के साथ लगाओ, नंबर आते हैं देख लेना, मुझे तो मिले, आपको भी मिलेंगे नंबर। तो मैं ये अपना अनुभव शेयर कर रहा था। इसमें मेरे ज्योग्राफी 2 में हिंदी मीडियम में 144 नंबर आए थे मेरे, 144 नंबर ज्योग्राफी 2 पेपर में। उसके बाद में भी मेरे 133 ज्योग्राफी 2 में आए थे मार्क्स, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे मार्क्स थे, है ना। तो नंबर आते हैं उसमें, यही तरीका था कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे दिखाना है। तो यहाँ पे 2 मैप दिखा दिए, इस मैप पे हम क्या दिखाएंगे, इधर हम स्वेज नेर दिखाएंगे, ठीक है, इधर हम आईएनएसटी दिखाएंगे। इधर अभी अभी पढ़ा हमने ये नॉर्थन सी रूट पढ़ा, अभी यहाँ से चेन्नई सी व्लादिवोस्टोक ये दिखाएंगे। यहाँ पे मलक्का जल संधि वाला दिखाएंगे, इधर वाला भी सी रूट अपना है, यहाँ से भी अफ्रीका आते हैं, यहाँ इधर भी जाते हैं, इधर सी रूट अपना है, एक सी रूट अपना इधर का है। ऐसे करके इसमें अपॉर्चुनिटीज दिखाई भारत की, कि भारत की जो तटीय रेखा है ना, कितनी बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जलमार्ग की अपॉर्चुनिटी है, कार्गो ये सब से लेकर, है ना, जियो पॉलिटिक्स महत्व हमने दिखाया। और साथ में हमने अपने बंदरगाहों के माध्यम से ये दिखाया कि हाँ हमारे पास है काफी कुछ। तो मैप ज्योग्राफी की जान है, मतलब रीढ़ की हड्डी है ज्योग्राफी की। विदाउट मैप, यदि मैप नहीं बना रहे हो तो मजा भी नहीं आएगा। जैसे अभी आप अपने आंसर में चेक करो कि आपने एक मैप बनाया एटलीस्ट, 2 मैप बनाए, इस तरीके से थिंकिंग की है कि हाँ एटलीस्ट तटीय रेखा बना के बंदरगाह कुछ लोकेट कर दें, कुछ, है ना, पोर्ट दिखा दें। और बेसिक ज्योग्राफी में आपने क्या पढ़ा, इस तट पे, पश्चिमी तट पे ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि वहां पे घाट बने हुए, घाट घाट से बने हुए हैं ना, नेचुरल पोर्ट की संभावनाएं पश्चिमी घाट पे ज्यादा है। इस पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ नदियां बहुत ज्यादा गाद लाती है, ज्वार, जो ज्वार नदमुख बनते हैं, ज्वार नदमुख इस तरफ बनते हैं, नहीं यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा बनते हैं, उसके कारण गाद बहुत ज्यादा है इस तरफ। तो वहां नेचुरली उतना बंदरगाह डेवलप नहीं हो पाता, हमें आर्टिफिशियल ये क्रिएट करना पड़ता है ना, इस तरीके से।
ये क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ज्योग्राफी पढ़ के आप हैंडल नहीं कर सकते हो। आप ऐसे कोई विद्यार्थी मुझे ये नहीं बोल सकता कि ये सर हम क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाए। यदि ये भी नहीं हैंडल कर पाए तो फिर तो आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा, फिर तो समस्या है। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था, बेसिक ज्योग्राफी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, जो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पढ़ चुके हो, भारत के द्वीप पढ़ चुके हो, तो तट तो पढ़ ही चुके हो ना आप ऑलरेडी, तटीय मैदान तटीय ये सब पढ़ चुके हो, इसका मतलब तटों के बारे में आपको पता था। ठीक है, बेसिक हो गया। दूसरा, अब आज आप एनसीईआरटी जो 12th क्लास एनसीईआरटी उसमें बंदरगाह भी पढ़ चुके हो, उसमें ट्रेड भी पढ़ चुके हो, आपने भारतमाला सागरमाला सबका नाम सुना है, ओशियन डीप ओशियन मिशन का आपने नाम सुना है, सारी चीजों का नाम सुना, कंटेंट आपके पास था, उसको जोड़ना था बस। और अभी अभी हमने पढ़ा है नॉर्थ सी रूट, अभी पढ़ा है हमने नॉर्थ सी रूट से भी इसको जोड़ देते हैं, कितने आइडिया तो पहले वाले क्वेश्चन से इसमें डाल दिए हमने। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कंटेंट नहीं था, यहाँ पे एक ही चीज है कि आपको थोड़ी बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हिम्मत बहुत ज्यादा दिखानी पड़ेगी। देखो सिविल सेवक ऐसे तो नहीं बनाएंगे, यदि आप में बहुत ज्यादा जज्बा नहीं है ना तो ऐसे सिविल सेवक नहीं बनाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी वैसी चाहिए जैसे अभी जो यहाँ पे जंतर मंतर पे लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिल रही थी, उस तरह का जुनून चाहिए आपको एग्जाम निकालने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब धुरंधर वाला नेतृत्व आपको चाहिए होगा, चीजों को बहुत ज्यादा समझना होगा मतलब। ठीक है, तो ये मैप बना दिया, एक पेज में तो इतना काम हो गया, पहले वाले पेज में इंट्रो लिखा और मैप बना दिया, इतना काम कर लिया, पहले पेज की कहानी खत्म हो गई। और ये आप कह सकते हो पहले पेज पे आएगा नहीं है, बिल्कुल आएगा। आपके सामने अभी मैंने लिख दिया पहला पेज, इंट्रो लिखा, दो मैप बना दिए, तो आप भी बना सकते हो, मैंने बनाए तो। इसके बाद में अब क्या है, इसकी संभावनाएं। सेकंड पेज पे हम संभावना को तलाशेंगे, भारतीय संभावनाओं को ना, संभावनाएं, और इसमें भारत सरकार के जो एफर्ट्स है ना वो साथ में दिखा देंगे, सरकार जो प्रयास कर रही है ना उनको साथ में दिखा देंगे। ठीक है, अब एक एक करके 10 पॉइंट लिखो इसके अंदर, मतलब एक पेज में जितने आ सकते हैं, 5 6 7 8 10 पॉइंट लिख सकते हो, डाइवर्सिटी डालो, जब इंग्लिश मीडियम वाले करें तो हम भी करेंगे, 7 8 9 10 पॉइंट हम डालेंगे इसमें एक पेज में, छोटे छोटे करके डाइवर्सिटी वाले। फिर अपन या यहाँ तक आ जाएगा, चलो 8 पॉइंट 9 पॉइंट 10वां यहाँ है, फिर कुछ चुनौतियां बताइए, चुनौती क्या क्या है, कुछ चुनौतियां दिखाएंगे। ठीक है, चुनौतियां करके ऐसे करके इसमें 4 5 चुनौतियां भी दिखाओ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे समाधान बताए या नहीं बताए, समाधान या कुछ सुझाव दे नहीं दे, आपकी मर्जी है, कुछ सुझाव दे सकते हो, लेकिन हमने कोशिश यहाँ कर दी, हमने संभावनाएं और ये समाधान एक साथ रख लिए थे कि भारत सरकार क्या कर रही है, बट नहीं यहाँ नहीं किया तो यहाँ समाधान, ये इसका फॉर्मेटिंग है मतलब। अब आप बोलोगे कि लंबी तटरेखा, इसकी संभावनाएं बताओ, सबसे बड़ी संभावना तो ये होगी ना कि बंदरगाह, बंदरगाह लोकेशन हमारे पास बहुत अच्छी है, इसमें डेटा देकर लिखो, मोटे जो बंदरगाह है भारत सरकार के, बड़े जो सरकार के 12 से 13 बंदरगाह है, छोटे मीडियम वाले 200 बंदरगाह हमारे पास में है ना, तो बंदरगाह लोकेशन हमारे पास बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा संभावना है हमारे पास, ये हमने बताया। दूसरा, आंतरिक जो झीलें ना, कई जगह आप देखोगे तट कटे फटे हैं, यहाँ केरल में ये देखोगे आंतरिक नदियों के साथ में इनका जुड़ाव बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी कई जगह बहुत अच्छी है। आजकल हम लगभग 111 आंतरिक जलमार्ग विकसित करने की संभावना भी दिखा रहे हैं, तटों को और आंतरिक जलों को जोड़ रहे हैं। फिर संभावना दिखाओगे जैसे भारत सरकार की सागरमाला और भारतमाला, इसको बोलते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट लेड इनिशिएटिव, ये कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए। पोर्ट लेड इनिशिएटिव आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। एक अपना ओशियन जो डीप मिशन है, मतलब ओशियन जो डीप मिशन है वो उसके उसको लेकर बात कर सकते हो, इसको जोड़ोगे आप ब्लू इकोनॉमी के साथ में, कि ब्लू इकोनॉमी को लेकर हम क्या क्या काम कर रहे हैं, ये आप जोड़ोगे। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय जो कॉरिडोर है, गलियारे हैं, उनको लेकर बात करोगे, जिसमें आईएनएसटीसी भी लिखोगे, और ये आजकल स्वेज वाला भी जोड़ दो, मलका वाला जोड़ दो, और साथ में ये नॉर्दर्न सी रूट उसको भी जोड़ो। इसके अलावा जैसे ग्रेट निकोबार जैसे प्रोजेक्ट है उनको भी जोड़ो, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जियोपॉलिटिक्स में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा एक भू राजनीति का मुद्दा अलग ही ले लो, भू राजनीतिक में क्या होगा कि हिंद महासागर से कितना कार्गो, कितना एनर्जी वाला, लगभग विश्व का 40% यहाँ से गुजरता है, उसको लेकर बता दो। तो हमारे पास संभावनाएं बहुत ज्यादा है, मतलब संभावना और सरकार की इनिशिएटिव को एग्जाम्पल देते चलो। चुनौतियां बहुत सारी है, चुनौतियां ये है कि सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, आजकल जो चुनौती लग रही है हमें, सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश की, आप कह सकते हो कि आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसकी एक समस्या है हमारे पास, इसकी क्योंकि लागतें बहुत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और पैसा भी नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मुद्दे हैं। दूसरा चुनौती है आपदाओं की चुनौतियां हैं, हम बनाते तो हैं लेकिन कभी कभी तो चक्रवात आ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी सुनामी आ गया, ये एक बड़ा संकट हमारे सामने है, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। इसके अलावा चुनौती है भू राजनीतिक मुद्दे हमारे सामने चुनौतियां, जैसे अभी यूएस इजराइल वाला जो वार हो गया। इसके अलावा भू राजनीतिक में चीन का जो वर्चस्व हो रहा है हिंद महासागर में, वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है ना। चुनौती क्या है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट वाले मामले आ जाते हैं कई बार, है ना, उनको लेकर मुद्दे आ जाते हैं, या भूमि अधिग्रहण के जो मुद्दे लेके आते हैं, वो चुनौतियां हैं हमारे सामने। तो इस क्वेश्चन का ऐसा आइडल बन सकता है तगड़ा वाला। आप समझ गए इस बात को, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, डिमांड ये थी फैक्चुअल बनाओ, दो मैप बनाओ, संभावनाओं के 10 पॉइंट बताओ, कुछ इनिशिएटिव बता दो यही, फिर चुनौतियां बताओ 5 6 चुनौतियां, या कुछ सुझाव देना चाहो सुझाव, फिर एंड कर दो। एंड में ये दिखाओ कि हाँ हमारे पास वाकई बहुत ज्यादा संभावना है, बस जरूरत किसकी है, अच्छे प्रयासों की है, व्यवहारिक दृष्टिकोण की है, कुछ टेक्नोलॉजी इनोवेशन करना है या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, सस्टेन डेवलपमेंट गोल ध्यान रखना है, समावेशी विकास लक्ष्य ऐसे करके करना है, वो कर देना है।
बताओ, अब बताओ कि आप आंसर को अप्रोच विथ डाइवर्सिटी, विथ लॉजिक, विथ डेटा, है ना, बहुआयामी में दृष्टिकोण, तार्किकता के साथ में, डेटा के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो? ऐसा तो है नहीं आप में से लगातार जो वीडियो देख रहा है उसको अभी तक लिखना नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगा। बस फिर भी नहीं लिखना आ रहा तो इसका मतलब वो अंदर से चाहता नहीं, अंदर से डरा हुआ है, इसको आंसर राइटिंग को लेकर एक फोमो बना रखा है कि नहीं मेरे से तो आंसर राइटिंग नहीं होगी, जो करना कर लो, मेरे से आंसर राइटिंग नहीं होगी। भाई जैसे आपसे आंसर राइटिंग नहीं होगी तो ये रास्ता भी आपके लिए यहीं क्लोज हो जाता है, सिविल सेवा का दरवाजा यहीं क्लोज हो जाएगा, क्योंकि मेंस ही आपकी रैंक और आपका इंटरव्यू डिसाइड करता है। मेंस के एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम केवल एलिमिनेशन एग्जाम है, वो रैंक डिसाइड नहीं करती है, एलिमिनेशन एग्जाम है वो। हाँ, उसको भी पास करना जरूरी है, कंपलसरी है वो, बट मेंस के एग्जाम डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि 1750 मार्क्स का आपका पैटर्न, 1750 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है। तो मेंस में यदि आप अच्छा नहीं कर पाओगे तो फिर ये सपना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और ऐसी बात नहीं कि आप कर नहीं सकते हो, रॉकेट साइंस नहीं है यार, लोग क्या क्या कर लेते हैं, मतलब ये तो हम छोटा सा प्रयास ही तो कर रहे हैं, दो चार चीजें पढ़ के लिखने का काम ही तो कर रहे हैं हम। कौन सा आसमान में वो रॉकेट बना रहे हो या संचार का कोई काम कर रहे हो? लोग क्या क्या कर लेते हैं, हम लोग आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, छोटा सा पढ़ के दो काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है मतलब। हार्ड तो सब कुछ ही है, मतलब टफ तो सब कुछ ही है, मतलब तब तो कल आपने देखा ये मुद्दे अभी चर्चा में तो उनकी बात भी होगी, तब तो वो भी था, सब लोग मान रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने मुमकिन किया ना, आप लोगों ने, आप ही हो मतलब देश का भविष्य। आज आप देश इतने, यदि देश की जनता जागरूक है ना तो वो देश प्रगतिशील है, वहां पे फिर ये मतलब आपका अंधविश्वास नहीं चल सकता है, वहां पे फिर आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। इसलिए इसमें भी सिविल सेवा में कल को आप जाओगे तो आप रीढ़ की हड्डी खिलाओगे, मतलब देश की सिविल सेवा, देश की क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है ना, स्टील फ्रेम होती है ना। हाँ, प्रॉब्लम तो है, नो डाउट, मैं कब कह रहा हूँ कि आसान है, आसान कुछ नहीं है। आसान तो एक छोटी सी एग्जाम निकालना भी नहीं है, आसान तो एक वनडे एग्जाम निकालना आसान नहीं है, ये तो कितनी लंबी प्रोसेस के साथ निकल के आपको बनाएंगे। आपको पावर ऐसे ही थोड़ी दे देंगे यार, उस पावर को संभालने वाला भी तो चाहिए, कल को दुरुपयोग कर लेगा उसका, है ना। तो पावर पावर या अधिकार करते हुए ऐसे नहीं मिलेंगे, वो प्रयासों से मिलेंगे। बहुत अच्छा पढ़ोगे तभी तो अच्छा अच्छा आप सिविल सेवक बन पाओगे, अच्छे सोचने की क्षमता आपकी डेवलप हो पाएगी। यदि आप यहाँ मल्टीपल डायमेंशन और तार्किक वे में लिखते हो तो आपका दिमाग की वैसा है कि आप समस्याओं को कैसे सोल्व कर सकते हो, तभी तो वो सिविल सेवक बनाएंगे आपको। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप इतनी फ्रेमिंग या इतने आइडिया कैसे आ जाते हैं? एक समय के बाद में अपने आप आसान होने लगता है, अब आपको पता रहता है कि हाँ मुझे ऐसा लिखना है ना। जब हम ऐसा लिखते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो आपका मेंटर आपको रिव्यू भी देता है कि हाँ यार बढ़िया लिख रहे हो, सही चल रहा है। मेंटर जैसे आपके मॉडल आंसर भी है, जो गुड कॉपीज भी आपके पास आती है, तो कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। इस तरीके से मैंने 5 मेंस लिखे, पांचों मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स थे, 4 बार इंटर कॉल हुए। इसी तरीके से हुए कोई, इवन अब धीरे धीरे मेच्योरिटी ज्यादा अच्छी आई है पहले की तुलना में। डाइवर्सिटी इतना पहले नहीं करते थे हम लोग, पैराग्राफ स्टाइल भी कभी लिखते थे, ये करते थे। अभी तो बदल गया पैटर्न काफी, है ना। तो आएगा, मतलब आ जाएगा आपके अंदर भी, धीरे धीरे करो, कोशिश करो बस। ओके। और पढ़ो, पढ़ोगे तभी विचार आएंगे, बिना पढ़े विचार नहीं आएंगे, ये शॉर्ट पढ़ने से या चैट जीपीटी करने से विचार नहीं आएगा, ये सब बात का काम है। पहले आप अच्छा पढ़ोगे ना तो अच्छे विचार आएंगे। आप ट्राई करके देख लो, एक दिन एक आर्टिकल पढ़ के देख लो, आप किसी भी न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल पढ़ के देख लो, आपके इतने विचार बनेंगे, इतना आपका मन इतना आपको शांत होगा और दिमाग आपको प्रोड्यूस करके देगा आइडियाज। पढ़ के देख लो कभी एनसीईआरटी, आप पढ़ के पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, बहुत लोगों ने पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, कोचिंग के नोट्स पढ़े, शॉर्ट नोट्स पढ़े। अब एनसीईआरटी आपने पढ़ी तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आइडिया कितने आ रहे हैं, और आपने तो अभी एक या दो बार पढ़ी है ना, अभी कम से कम 10 बार भी पढ़नी है। प्रीलिम्स एग्जाम में फिर से इन्हीं किताबों को पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे ना। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी प्री में पढ़ोगे, उस समय ये टेंशन नहीं है नोट्स बनाने की, नोट्स बनाने की टेंशन रहती है मेंस में। तो जब एनसीईआरटी फिर से पढ़ोगे उस समय बार बार मनन करके पढ़ोगे तो कितने अच्छे आइडिया आएंगे वहां पे, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा वो। और मेंस में भी क्वेश्चन आइडिया वाले पूछ रहे हैं आपसे, लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ज्योग्राफी में। तो इसका वो दिखा दो भारत की कितनी इनका। अब देखो मैं गलती क्या कर रहा हूँ या आप गलती क्या करते हो, हम अच्छे फैक्ट लिखते हैं लेकिन उसको अंडरलाइन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अब देखो ये मैंने गलती की, उसको सुधारते हैं। जब ये मैंने पैराग्राफ लिखा है मान लो, तो इसको अंडरलाइन करो, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार आधुनिक टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी, जीआईएस टेक्नोलॉजी के किए गए पुनर्मापन के अनुसार भारत की तटरेखा अब लगभग कितनी है, ये 11,000 किलोमीटर लंबी, अंडरलाइन। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की यह तटरेखा पश्चिमी एशिया, अब देखो पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, ये फैक्ट है जिनको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन नहीं करोगे तो एग्जामिनर पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा, अंडरलाइन करते हो तो ध्यान जाता है। अंडरलाइन इसलिए करते हैं कि उसको हम बता रहे हैं एग्जामिनर को कि यार मैंने ये पॉइंट लिखे, देखो तो सही, एक बार ध्यान से देखो। अंडरलाइन नहीं करते हैं तो फिर सबके लिए वो गुड़ गोबर बराबर हो जाता है कुछ नहीं दिखता बाद में, है ना। तो ये बहुत फर्क पड़ता है, ये छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे स्टेप होते हैं आंसर राइटिंग के, जिनको आपको करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है अंडरलाइन करना।
वहाँ कोई आपके लिए सुख समंदर से लेके नहीं बैठा है, वो ऐसे मजाक मजाक में नॉर्मली ऐसे चेक होती है कॉपियाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, आपके नंबर गए तो गए। इससे अच्छा अपन उनको दिखाएं, जैसे आप मैप बनाओगे तो उनका ध्यान जाएगा कि यार देखो बच्चे ने कितना अच्छा प्रेजेंट कर रखा है, कि भारत की जो तटीय है उसकी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखा रखी है, कि हम मलका से जा सकते हैं, इधर ये रूट पकड़ सकते हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं, इधर हॉर्मुज वाला भी है, स्वेज भी है, इधर हम अफ्रीका भी जाते हैं। ये दिखा रहा है कि कैसे हम अपनी सप्लाई चेन को क्रिएट कर रहे हैं, कैसे हम आने वाले वक्त में विनिर्माण सेक्टर का जो निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, तो उसको कैसे बढ़ाएंगे। तो ये मैप बताता है। दो मैप बना दो, एक बना दो। इसके बाद में तटरेखा की संभावना क्या है, तो बंदरगाह बहुत हमारे यहाँ, मोटा मोटी कुछ डेटा याद रखो, छोटे मोटे आसपास याद रखो, कभी 12 प्रमुख है, कभी 13, ऐसा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 12 13 में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बाल की खाल मत निकालना, वो कमेंट करोगे सर 12 ही पढ़े हमने, तो कोई बात नहीं, 12 लिख दो, 13 लिख दो, 15 लिख दो ना, कि लगभग 15 हमारे बड़े बंदरगाह है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंस के एग्जाम में इतना फैक्चुअली नहीं होता है, आसपास की चीजें लिखी जा सकती है, प्री के अंदर तो चूंकि स्टेटमेंट होते हैं। तो इसके साथ हमारे ये कार्यक्रम भी है, लंबी तटरेखा है, खाड़ी के साथ में है, पूरी पश्चिमी तट पे अच्छा है, लेकिन पूर्व पश्चिमी तट थोड़ा प्राकृतिक रूप से अच्छा है, वो पॉइंट भी लिखे जा सकते थे। सामरिक समुद्री अवस्थिति, भारत की लोकेशन कहाँ पे है, ये जो मलक्का हरबुज, उनके भारत की लोकेशन भी देखो कहाँ पे है, हिंद महासागर के एकदम तट पे है। अंतर्राष्ट्रीय नए आजकल नए ट्रांसशिपमेंट बन रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा था इसी साल, विंझिझम जो पोर्ट है, ये भारत को एक तरह से नया मौका दे रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज दे रहा है हब के रूप में। इसके अलावा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, और नीली अर्थव्यवस्था है, ब्लू इकोनॉमी है ना, ब्लू ब्लू इकोनॉमी को लेकर अपॉर्चुनिटीज आ रही है। यहाँ पे हम भारत क्या क्या काम कर रहा है, पोर्ट आधारित भारत जो इंडस्ट्री लगा रहा है, सागरमाला, भारतमाला, सारी चीजें यहाँ पे जुड़ गई है, उनकी आप बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो गलियारे हैं, चाहे आईएनएस शो, एनएसआर, उनके साथ भारत किस प्रकार जुड़ाव कर रहा है, ये भारत के लिए आने वाले वक्त में कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगा। एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर सकते हो, भारत रूस के साथ मिलकर या यहाँ पे क्या काम कर रहा है, उसको लेकर बात कर सकते हो। जियोपॉलिटिक्स में जहां चीन आगे निकल रहा है इस क्षेत्र में, भारत भी पूरी कोशिश कर रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इनके माध्यम से। तो हमने इसमें इसको मल्टी डायमेंशनल बना दिया, हर एक मुद्दों पे हमने कवर किया, एनर्जी हमने कवर की, व्यापार को कवर किया, पोर्ट को कवर किया, संभावनाओं को कवर किया, नए जो रूट्स है उनके साथ कवर करने की कोशिश की, नए बंदरगाहों के एग्जाम्पल दिए। अब चुनौतियां भी है साथ में, बहुत सारी चुनौतियां, चाहे आप चुनौतियां इसकी बात करो, चीन की, इनकी बात करो, यूएस की चुनौती की बात करो, तकनीकी बाधाओं की बात करो, आपदाओं की बात करो, साइबर सुरक्षा, तस्करी, इनकी बात करो, युद्ध संघर्ष, हुती हमले, यूएस, ईरान, इजराइल, ये प्रैक्टिकल वही है जो हमने न्यूज़पेपर में देखे हैं, उन पॉइंट्स को लिख दिया चुनौतियों का, और लास्ट में एंड कर दिया।